मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे यशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको आकर बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व वाले देशभक्त, शिक्षाविद और न्याय के पुजारी की। एक ऐसी महान शख्सियत जो रामजी मौलाजी सकपाल और माता भीमाबाई के पुत्र के रूप में जन्मे हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष की दुनिया जैसे बचपन से ही जी हो, क्योंकि जब वे 5 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। बढ़ती उम्र में उन्होंने अपने जीवन में 2 विवाह किए, जिसमें पहला विवाह 1906 में रामाबाई के साथ हुआ और दूसरा विवाह सविता अंबेडकर से 1948 में हुआ। इनकी शिक्षा पर अगर हम दृष्टि डालें तो 1907 में मैट्रिक, 1909 में इंटरमीडिएट, 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स और राजनैतिक शास्त्र में इन्होंने डिग्री ली। बढ़ते साल में सन 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री इन्होंने हासिल की। फिर बात आती है 1917 की, जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में पीएचडी में बाबा साहेब ने दाखिला लिया। 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बाबा साहेब ने एमएससी करी। फिर 1923 में लंदन के ग्रेन से बैरिस्टर की डिग्री ली। फिर उसी साल 1923 में उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूबी पर पीएचडी की डिग्री हासिल की। इतनी शिक्षा के बाद दोस्तों, उन्हें कई बार और बचपन से ही छुआछूत जैसे भेदभाव का सामना करना पड़ा, जो न सिर्फ उनकी शिक्षा में बल्कि नौकरी में भी आड़े आया। बात करें इनकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो बाबा साहेब ने कई समाचार पत्रों में संपादन भी किया। उसके बाद 25 सितंबर सन 1927 की बात है, जब सामूहिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया। बाबा साहेब ने अपने जीवन में कई पदों पर कार्य किया, जैसे वे प्रोफेसर बने, साइमन कमीशन के सदस्य रहे, उनको सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य भी नियुक्त किया गया। उन्होंने कई आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया, कई लेख लिखे, कई पुस्तकें लिखी और आपको बता दूं, वे पहले कानून मंत्री बने और 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान की बाबा साहेब ने रचना की और कई लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को भी अपनाया। 1990 की बात है, जब बाबा साहेब को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। उन्होंने अपने जीवन में 22 प्रतिज्ञाएं ली। साथ ही कलाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए उन्होंने आंदोलन भी किया। 18 मार्च सन 1956 की बात है, जब आगरा में आयोजित सभा में उन्होंने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। तो दोस्तों, ये थी बाबा साहेब की कहानी और इसके अलावा हम और भी बहुत कुछ जानेंगे बाबा साहेब के बारे में, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मंगलायतन विश्वविद्यालय के डॉक्टर संतोष कुमार गौतम जी, जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड पर कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। धन्यवाद याशिका जी, आपने मुझे अपने रेडियो स्टेशन पे इस विशेष अवसर पर बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जी बिल्कुल सर, इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की और आज अंबेडकर जयंती भी है। तो आपसे जानना चाहूंगी, इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं और इसके पीछे का कारण क्या रहा? बाबा साहब से पहले बहुत सारे जो हैं दलित आइकन हुए हैं, जैसे कि हम बात करें कि कबीर जी हैं, रविदास जी हैं, ज्योतिबा राव फूले जी, पेरियार जी हैं। ये ऐसे कुछ आइकन हैं जिनको बाबा साहब ने अपनी लाइफ में अनुसरण किया जी। लेकिन ये ऐसे आइकन थे जिन्होंने दलितों की आवाज अपने साहित्य के माध्यम से उठाई है और अपने अपने क्षेत्र में दलितों के लिए काम किया है, लेकिन अपने क्षेत्र से बाहर बहुत कम जाने गए हैं। जैसे रविदास जी और कबीर को जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वही इनको जानते हैं और इनको पूजते हैं। इसके अलावा रविदास जी को पंजाब में और ज्योतिबा राव फूले जी को महाराष्ट्र में और पेरियर स्वामी को तमिलनाडु के लोग ज्यादा जानते हैं। लेकिन अंबेडकर जो हैं वो शिक्षित व्यक्ति थे, उन्होंने इन लोगों को पढ़ा और इसमें से सबसे ज्यादा ज्योतिबा राव फूले और पेरियर जी का अनुसरण किया। इन दोनों को अपना गुरु मानते थे जी। अंबेडकर जी जो थे वो अपने साहित्य के माध्यम से
इसके अलावा साथ में लोगों के अधिकारों के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे जी। इसका अगर जो हम एग्जाम्पल देखें, जैसे कि दलितों को पानी का अधिकार दिलाना है, तो अंबेडकर जी ने महार आंदोलन, तालाब आंदोलन किया था। इसके अलावा गोल मेज सम्मेलन, जिसमें कि दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था अंबेडकर जी ने। साथ में पूना पैक्ट जो गांधी जी के साथ हुआ था अंबेडकर जी का, तो उसमें भी अंबेडकर जी ने क्या किया कि दलितों के हक के लिए अंबेडकर जी लड़ रहे थे और दलितों की भागीदारी चाह रहे थे। जो दबे कुचले लोग हैं उनका भी अधिकार चाह रहे थे, जैसे कि महिलाओं के अधिकारों की उन्होंने बात उठाई। यही कारण है कि अंबेडकर जो हैं वो किसी जाति विशेष की ना होके सभी के नेता बने और दलित समुदाय जो बिखरा हुआ था उसको जोड़ने का काम जो है अंबेडकर जी ने किया है। यही कारण है कि आज देश भर में अंबेडकर एक ऐसे दलित आइकन है जिनको पूरा देश, चाहे वो तमिलनाडु हो, दिल्ली हो या फिर बिहार हो या फिर पंजाब हो, सभी जगह अंबेडकर को मानते हैं और आज के दिन उनका जन्मदिन मनाते हैं। क्योंकि ये दलित समुदाय के लिए अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, उनका सम्मान का चेहरा है, वो उनके लिए प्राउड करने की है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया उन्होंने लोगों के हित के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो फिर तो बड़ा ही जोश और उत्साह होगा लोगों में उनके प्रति और उनकी जयंती के प्रति। तो किस तरह से इस दिवस को मनाया जाता है? जन्मदिन अंबेडकर जी का मनाया जाता है, उसके लिए अगर जो आप पार्कों में विजिट करें जहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा होगा, तो आप देखेंगे कि उत्साह लोगों का देखते ही बनता है जी। और बाबा साहब के संदेशों को, विचारों को लोग आज के दिन गीतों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से और नृत्यों के माध्यम से तथा पुस्तकों के माध्यम से प्रसारित करते हैं। इसके अलावा जो है अंबेडकर जयंती वो सिर्फ 14 अप्रैल को ही नहीं मनाई जाती है, वो 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाता है जी। जैसे कि अंबेडकर महासभा है जो दलित हैं उनको एक साथ संगठित करती है और अंबेडकर माह के तहत हर दिन एक प्रोग्राम जो समुदाय कराना चाहता है, जहाँ पे कराना चाहता है वहाँ पे वो कराते हैं और ये सिलसिला 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लगातार चलता है और इस दिन लोग संगोष्ठी के माध्यम से अंबेडकर के विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जी सर, ये तो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। इसी के साथ आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि बाबा साहिब के विचार क्या रहे। बाबा साहब के विचार की बात करें तो वो गरीबों को उनकी दुर्दशा देखकर बड़ा व्यथित थे जी। क्योंकि उन्होंने बड़ी करीबी से महसूस किया था और खुद भी जिया था जी। तो इसलिए बाबा साहब जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए एक समानता का अधिकार और छुआछूत हमारे देश में थी, तो उसको बाबा साहब चाह रहे थे कि समाज से बिल्कुल खत्म हो जाए जी। इसके अलावा बाबा साहब चाह रहे थे कि जो दबे कुचले तबके के लोग हैं देश के निर्माण में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए जी। इसके अलावा हम बात करें कि संविधान निर्माण से पहले महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब चाह रहे थे कि महिलाओं को भी अधिकार मिले। यही कारण है कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया और उसमें महिलाओं को समान अधिकार दिलाना चाह रहे थे। सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। बेसिकली बाबा साहब को हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हम कहें कि संविधान की वजह से ज्यादातर जानते हैं। तो क्या बाबा साहब को इन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ही जोड़ा जाए या फिर उन्होंने हमारे देश के लिए और भी कुछ कार्य किए हैं? नहीं, बाबा साहब को सिर्फ संविधान निर्माण तक ही नहीं सीमित किया जा सकता है जी। अगर हम बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। जैसे कि हम बात करें कि उनकी पीएचडी की डिग्री प्रॉब्लम ऑफ रूपीज पे थी, जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से थी। इसके अलावा बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट रिडल्स इन हिंदुइज्म पे किताब लिखी है और अपने अंतिम दिनों में द बुद्धा एंड हिज धम्म पर भी किताब लिखी है। जी सर। बाबा साहब चाहते थे कि दबे कुचले समाज के लोग हैं उनकी बातें वो खुद पहुंचाए। यही कारण है कि बाबा साहब ने 4 न्यूज़पेपर का भी प्रकाशन किया है। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कई तरह के पड़ाव आते हैं, तो बाबा साहब के जीवन का कोई एक पड़ाव हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करें। बिल्कुल। बाबा साहब के अंतिम दिनों में अपने घर पर रहकर ही द बुद्धा एंड हिज धम्म नामक किताब लिख रहे थे जी। और उस वक्त बंगला नंबर 26 अलीपुर दिल्ली में रहते थे।
जी। एक शाम खाना खाने के बाद लगभग 6 बजे के आसपास वो अपने कक्षा में गए और लिखना शुरू किया। उनके निजी सहयोगी नानक चंद रत्तू जरूरी काम निपटाकर उनकी कुर्सी के पास खड़े हो गए और उनके आदेश का इंतजार करने लगे। जी। कुछ देर बाद बाबा साहब ने हल्की सी नजरें ऊपर उठाई और रत्तू जी से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, सुबह आ जाना। अपने साहब का आदेश पाकर वो चले गए। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे रत्तू साहब बाबा साहब के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि जिस अवस्था में वो बाबा साहब को छोड़कर गए थे, ठीक उसी अवस्था में वह अपनी कुर्सी पर बैठकर लिख रहे थे। उन्हें लिखते लिखते लगभग 12 घंटे हो गए थे। रत्तू जी चुपचाप उनकी कुर्सी के बराबर खड़े हो गए। उन्हें खड़े हुए बहुत देर हो गई, लेकिन बाबा साहब ने ऊपर नजर उठाकर उनकी तरफ नहीं देखा। वो अपने लेखन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें किसी बात का होश ही नहीं रहा। किसी साधक की साधना को भंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लिहाजा रत्तू जी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो बाबा जी को टोके। रत्तू जी बाबा साहब का ध्यान अपनी ओर लाने के लिए मेज पर रखी कुछ किताबें उठाकर ठीक ढंग से रखने लगे। तब बाबा साहब ने हल्की सी नजर उठाई और रत्तू जी से कहा, तुम अभी तक गए नहीं? रत्तू जी उनके पैर के पास बैठ गए और आंखों में आंसू भरकर कहने लगे, बाबा साहब, सुबह के 8 बज चुके हैं। आपको लिखते हुए 12 घंटे हो चुके हैं। आखिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब ने कहा, रत्तू, मेरा समाज अभी बहुत पीछे है। मेरे लोग अभी भी दिशाहीन हैं। मेरे मरने के बाद मेरी ये किताबें ही उनको राह दिखाएंगी। अब मैं पूरे देश में हर घर में तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मेरा साहित्य जरूर जाएगा। जी। लोग मेरे विचार को समझ पाएंगे और मेरे सिद्धांत, विचार, दर्शन और आदर्श मेरी किताबों में ही मिलेंगे। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। यही कारण है कि दोस्तों, आज जो है बाबा जी के विचारों पर उनके मानने वाले अनुयायी और यहाँ तक कि पूरा भारत देश उनकी किताबों पर पूरा देश चल रहा है और अनुसरण कर रहा है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने, क्योंकि ये तो हमने भी जाना है कि नानक चंद रत्तू बाबा साहेब के सबसे निजी सहायक रहे थे। अच्छा सर, इसी के बाद आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बाबा साहेब के संदेश क्या रहे, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। बाबा साहब का अपने समाज के लिए कहना था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। अब शिक्षित से मतलब है कि उनका जो समाज है, जैसे बाबा साहब दलित समाज से आते थे, तो उस समय दलित समाज के लिए जो है शिक्षा बहुत मुश्किल थी। बिल्कुल। तो वो इसलिए कहते थे कि अगर आपको सफलता हासिल करनी है, जीवन में तरक्की करनी है, तो आपको शिक्षा जरूरी है। तो इसलिए वो अपने समाज को संदेश देते थे कि आप शिक्षा जरूर हासिल करो। इसके अलावा बाबा साहब का कहना था संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब है कि शिक्षा मिलना उतना आसान नहीं था, लेकिन उस शिक्षा को हासिल करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मुफ्त में आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो अपने समाज को कहते थे कि भाई, शिक्षा के लिए आप जो है संघर्ष करो, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो, और यह सब तभी हासिल होगा जब आप संगठित होगे। तो इसलिए जो है वो कहते थे कि अपने अधिकारों को पाने के लिए, शिक्षा को पाने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। बाबा साहब का भी एक अंतिम संदेश था अपने अनुयायियों के लिए कि वो दलितों के संघर्ष को यहाँ तक लेकर आए हैं। तो उनका कहना था कि जहाँ तक मैं कारवां लेकर आया हूँ, तो अब ये उनके अनुयायियों पर डिपेंड करता है कि वो इस कारवां को यहाँ से आगे ले जाएं। अगर वो आगे नहीं लेके जा सकते हैं, तो जहाँ तक बाबा साहब लेकर आए हैं, तो वहीं तक उसको रहने दें। जी, सही कहा सर आपने। जहाँ शिक्षा है वहाँ संघर्ष है, और जहाँ संघर्ष है वहीं तरक्की है। इस खास मौके अम्बेडकर जयंती पर सर आपसे हमारे श्रोताओं के लिए एक संदेश जानना चाहूंगी कि आप उनसे क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, अम्बेडकर जयंती पर मैं सभी श्रोता को कहना चाहूंगा कि अम्बेडकर के विचारों को ध्यान से सुने। और अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करें। उसमें जो लोगों के अधिकार हैं, उन अधिकारों का सम्मान करें और खुद हासिल करें, तथा साथ में दूसरों को भी उन अधिकारों को हासिल करने का मौका दें। बिल्कुल,
तो दोस्तों, आपने जाना कितनी सुंदर संदेश और कितनी गुणों के साथ बाबा साहेब का जन्म हुआ था, जिनकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके इतनी ऊंचाइयों को छू लिया कि आज बच्चा बच्चा भी उनके नाम को जानता है, अम्बेडकर जयंती मनाता है। इसी के साथ दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद थे मंगलायतन विश्वविद्यालय के डॉक्टर संतोष कुमार गौतम जी, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े और साथ ही उन्होंने बाबा साहेब के बारे में हमें दी ढेर सारी जानकारियाँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यास्का जी, आपने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया। और इसके साथ जो है मैं आपके श्रोताओं को भी अम्बेडकर जयंती की बधाई देना चाहूँगा। अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल दोस्तों, और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ अब वक्त हो गया मेरा आपसे विदा लेने का। फिर हाजिर होंगी एक नए खास प्रोग्राम में, उसके बारे में ढेर सारी विशेषताएं लेकर। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहें, जुड़े रहें मेरे यानी आरजे याशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM। जन जन की मंगलवाणी।